Hello students, welcome back to Prepon. I am Rahul Swaroop. I take classes on history and polity for UPSC exam. These days we are discussing certain MCQs for prelims support. 2024 का prelims आने वाला है. हिस्ट्री पॉलिटी पे हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं. आज 34th सेशन है और आज हम मेडिवल आर्ट एंड कल्चर पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ट्रैवलर्स के ऊपर. और यहाँ से क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में ज़्यादा आए हैं. आप मेरे चैनल को देखिए. प्रेपॉन आईएएस पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत यूज़फुल हैं. आप उन्हें देखिए, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू पीपल. चलिए हम डिस्कशन शुरू करते हैं. सर्टेन क्वेश्चंस ऑन आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड ट्रेवलर्स. इन द कंटेक्स्ट ऑफ पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. कुछ पेयर्स, नॉट पेयर्स, certain features हैं. These are certain features. Arch and dome, lofty and huge gateways, better and large scale use of white marble. Which of the above features were significantly found in the structures of Sultanate period during medieval age? अब इनमें से कुछ फीचर्स दिए हुए हैं. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन चारों में से कौन से फीचर्स हैं जो सल्तनत पीरियड के समय पाए जाते थे स्ट्रक्चर्स वगैरह में. आर्च एंड डोम, लॉफ्टी गेट, ह्यूज गेटवेज, बेटर एंड लार्ज स्केल यूज ऑफ व्हाइट मार्बल. आर्च एंड डोम आप समझते हैं, इस तरीके से आर्च बन जाता है, आर्च के ऊपर इस तरीके से डोम बन जाता है. तो ये पहला फीचर है जो इस समय भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था. दिल्ली सुल्तानों के समय यहाँ पर आर्च एंड डोम इस्तेमाल होने लगा था. आर्च एंड डोम की मदद से क्या होता था, बड़े बड़े हॉल बन जाया करते थे और उनमें पिलर्स की आवश्यकता नहीं होती थी. थॉरो पैसेज वे मिल जाता है. तो ये जो फीचर था दिल्ली सल्तनत के समय भारत में इंट्रोड्यूस हो जाता है. पहला सही है. लॉफ्टी एंड ह्यूज गेटवेज, गेटवेज तो मिल जाएंगे, अलाय दरवाज़ा मिल जाएगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े गेटवेज वगैरह ये बनते हैं मुगलों के समय, तो ये दिल्ली सल्तनत का फीचर नहीं है. बेटर का मतलब होता है जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो स्लोपिंग वॉल्स होती हैं, ये जो बाहर की वॉल्स होती हैं, ये जो स्लोपिंग वॉल्स होती हैं, इसे कहते हैं बेटर. और ये तुगलक आर्किटेक्चर में बहुत दिखाई पड़ता है. तो ये सल्तनत के समय होता था. लार्ज स्केल यूज ऑफ व्हाइट मार्बल, ये भी मुगलों का फीचर है. व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल तो हुआ है सल्तनत के समय, लार्ज स्केल यूज नहीं हुआ है. तो जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स का बहुत ध्यान रखेंगे, यहीं से सिली मिस्टेक हो जाती है. तो पहला और तीसरा सही है. दूसरा, चौथा मुगलों के फीचर ज़्यादा है, सल्तनत के फीचर नहीं होते हैं. तो इनमें से कौन से थे, फर्स्ट एंड थर्ड. सी इज द आंसर. नाउ Which of the following were introduced by Turkish rulers in India? तुर्कों ने यहाँ पर इनमें से कौन से फीचर्स इंट्रोड्यूस किए थे. इनमें से कौन से जो फीचर्स हैं या जो भी प्रैक्टिसेस हैं. नौरोज़ फेस्टिवल है, सारंगी एक इंस्ट्रूमेंट है, टोबैको है, ट्रू आर्च है. इनमें से कौन से तुर्कों द्वारा इंट्रोड्यूस हुए हैं भारत में. आपको पता है नौरोज़ फेस्टिवल पर्शियन फारसी एरा का, पर्शियन एरा का पहला दिन माना जाता है. नवरोज़ या नौरोज़ ये बलबन के समय भारत में शुरू हुआ, बाद में फाइनली औरंगजेब ने इसे ख़त्म कर दिया था. तो ये पर्शियन फीचर था जो भारत में शुरू हो जाता है. आज ये जो भारत की पारसी कम्युनिटी है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है नौरोज़. सारंगी भी इंट्रोड्यूस भारत में हुआ है तुर्कों के समय. सारंगी यहाँ पे रबाब एंड सारंगी पर्शियन इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, इसी समय भारत में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. टोबैको पोर्चुगीज लाए थे. टोबैको तुर्कों द्वारा नहीं लाया गया है, ये पोर्चुगीज लाए थे. पुर्तगालियों के समय टोबैको भारत में इंट्रोड्यूस हो जाता है. ट्रू आर्च भी भारत में तो तुर्कों की ही देन है. ट्रू आर्च का मतलब होता है कोई भी ऐसी शेप आर्च नहीं होती है. आर्च वो तब कहलाती है जब उसमें एक मेन स्टोन हो और सपोर्ट में उसके इस तरीके से स्टोन्स और ज़्यादा हों, इसे ट्रू आर्च कहते हैं. दिस इज कॉल्ड ट्रू आर्च. और ये पिलर पे यहाँ पर खड़े रहते हैं, इसे ट्रू आर्च कहते हैं. तो ट्रू आर्च सुल्तानों ने, दिल्ली सुल्तानों के समय इंट्रोड्यूस भारत में हो जाता है, इससे पहले नहीं मिलता था. ट्रू आर्च की एक खास बात ये होती है कि इसकी वजह से बड़े बड़े डोम जो हैं इस पर रेस्ट कर सकते थे. तो ट्रू आर्च आपको जो यूरोपियन आर्किटेक्चर भारत में हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय, तब भी आपको ट्रू आर्च बहुत सारे मिल जाएंगे. इन पत्थरों में फिर जो वेट लेने की क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाती है. तो फ्लाईओवर्स वगैरह आप देखेंगे पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने के बने, वहाँ भी आपको देखिएगा फ्लाईओवर्स में वॉल्स पे ट्रू आर्चेस बने हुए हैं. तो ट्रू आर्चेस भी दिल्ली सुल्तानों की ही एक देन हुआ करती है. तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये सुल्तानों के समय का है,
ये पुर्तगालियों ने इंट्रोड्यूस किया था, ये सुल्तानों की देन नहीं है। विद एडवेंट ऑफ टर्किश रूलर्स इन इंडिया देयर बिगेन ग्रेजुअल इमरजेंस ऑफ इंडो पर्शियन कल्चर। जब तुर्की रूलर्स भारत में आ गए उसके बाद भारत में एक हिंद फारसी कल्चर की शुरुआत होती है। बिल्कुल सही है, चाहे वो गवर्नमेंटल सिस्टम हो, टैक्सेशन सिस्टम हो या कल्चर में हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो ब्लेंड था इंडियन सिस्टम और पर्शियन सिस्टम का। तो ये बिल्कुल सही है, हर क्षेत्र में हमको पर्शियन और इंडियन सिस्टम का एक ब्लेंड देखने को मिलता है सल्तनत काल में। बिल्कुल सही है। इंडियंस इनहेरिटेड मैनी कल्चरल फीचर्स फ्रॉम तुर्क्स। बहुत सारे कल्चरल फीचर्स भारतीयों ने तुर्कों से लिए हैं। क्यों? एज इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड लिटरेचर वर नॉट डेवलप्ड। अब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाता है। भारत में कल्चर क्षेत्र में चाहे वो मंदिर की कला हो, म्यूजिक हो, लिटरेचर हो, सब बहुत पूरी तरीके से डेवलप्ड था, लेकिन तुर्कों से भी इनहेरिट किया। तो तुर्कों से इनहेरिट किया, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इसलिए इनहेरिट किया कि भारत में नहीं था, ये गलत हो जाता है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। आर्किटेक्चर हो, चाहे पेंटिंग सिस्टम हो, म्यूजिक हो, लिटरेचर हो, सब हर चीज़ में भारत काफ़ी आगे माना जाता था, काफ़ी वेल डेवलप्ड एंशिएंट अर्ली मिडिवल एज में हुआ करता था। तो पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सल्तनत कल्चर द टर्म अराबेस्क कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अब ये टर्म है, इसका बेसिक तात्पर्य क्या था सल्तनत कल्चर के? ये एक लिपि है या एक भाषा थी, अरबी से संबंधित भाषा थी, या स्टोन पे की गई एक कलाकृति है, स्कल्पचर है, या एक राग है, म्यूजिकल राग है। अब स्टोन के ऊपर जो रेड सैंडस्टोन होता है उसके ऊपर जो ये पत्थर को उसको इसमें क्या कहते हैं, उसके ऊपर जो भी एनग्रेव करके बना देते थे डिज़ाइन वगैरह, चाहे वो फूल पत्तियों की डिज़ाइन हो या वो जो होली बुक है उसकी वर्सेस वगैरह को स्टाइल से लिख देते थे, उससे अराबेस्क कहते थे। बेसिकली इट वाज है स्टोन स्कल्पचर। स्टोन स्कल्पचर होता है, ये इंडो पर्शियन शैली या सल्तनत कालीन आर्किटेक्चर स्कल्पचर का एक फीचर माना जाता है अराबेस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। अब ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और इनमें कौन सा पत्थर इस्तेमाल हुआ है, इनमें मैच कौन सा सही है, ये पूछ रहे हैं आपसे। कुतुब मीनार ग्रे सैंडस्टोन, ये गलत हो जाता है। कुतुब मीनार में रेड सैंडस्टोन इस्तेमाल हुआ है, कुछ ब्रिक्स भी इस्तेमाल हुई हैं, और ऊपर के जो उसके स्टोरीज हैं वहाँ वाइट मार्बल का इस्तेमाल भी हुआ है। अलाय दरवाज़ा भी रेड सैंडस्टोन्स का बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ नहीं है, ये गलत हो जाता है। तुगलक मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं वो ग्रे सैंडस्टोन के बने हुए हैं, तो ये मैचिंग देखें तो तीनों गलत हो जाते हैं। तुगलक मॉन्यूमेंट्स में ग्रे सैंडस्टोन ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ग्रे सैंडस्टोन सस्ता होता था लेकिन हार्ड होता था, इसलिए तुगलक आर्किटेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा उस पर कलाकृति स्कल्पचर वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रे सैंडस्टोन हार्ड होता था। रेड सैंडस्टोन इसके मुकाबले सॉफ्ट होता था, तो उस पर आपको अराबेस्क जैसी डिज़ाइन वगैरह काफ़ी मिल जाती हैं। तो ये तीनों ही मैचेस गलत हैं, तो इनमें कोई भी सही मैचिंग सही नहीं है, तो इसमें नन, टी इज द आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अमीर खुसरो हु लिव्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। अमीर खुसरो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ कल्चरल कंट्रीब्यूशन इन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, उसके बारे में तीन स्टेटमेंट। ही डेवलप्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन कॉल्ड सबक हिंदी। उसने एक फारसी भाषा की शैली विकसित की है जिसे स्टाइल ऑफ इंडिया या सबक हिंदी कहते हैं। पहला स्टेटमेंट, इन हिज कंपोजिशंस अबाउट इंडिया ही क्रिटिसाइजेड इंडिया फॉर इट्स एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड इट्स पीपल लैकिंग इन विजडम। अपनी जो राइटिंग्स भारत के बारे में लिखता है उसमें भारत के जो मौसम है उसके बारे में, एक्सट्रीम वेदर है उसके बारे में लिखता है, और यहाँ के लोग वाइज नहीं है, ऐसा वो लिखता है। दूसरा स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ हिज कंपोजिशंस आर इन उर्दू, और ज़्यादातर कंपोजिशंस उर्दू में हैं। ये तीन स्टेटमेंट अमीर खुसरो के बारे में हैं। अब यहाँ पर ही डेवलप्ड ए स्टाइल ऑफ न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन, ये सही है। अब एग्जाम में हो सकता है यहाँ पर क्योंकि सबक हिंदी लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसको हिंदी कर देते या हिंदवी कर देते या उर्दू कर देते, क्योंकि सल्तनत में उर्दू का विकास हुआ था। तो ये फारसी की स्टाइल थी, याद रखना है। सबक हिंदी वॉज नॉट रिलेटेड टू हिंदी, इट वॉज ए स्टाइल ऑफ पर्शियन कॉल्ड सबक हिंदी। पहला स्टेटमेंट सही है। ये बिल्कुल गलत है, इसका उल्टा था। उसने अपनी किताबों में खासतौर से भारत की बहुत तारीफ़ की है, यहाँ के लोगों की तारीफ़ की है, यहाँ के मौसम की तारीफ़ की है। उसकी पैदाइश भारत की ही थी। यूपी में एटा इटावा के पास पटियाली गांव था,
देयर ही वॉज बॉर्न एंड ही प्रेजेड इंडिया फॉर इट्स गुड नंबर ऑफ थिंग्स। अपनी किताब नूह सिफिर में, उसकी जो किताब नूह सिफिर है, 9 आसमान, नूह सिफिर का मतलब 9 आसमान, जो पर्शियन में थी, वो भारत के मौसम की तारीफ़ करता है, भारत के हर डायमेंशन की वो तारीफ़ करता है। तो वो ये गलत हो जाता है, इसका उल्टा है। और उसके कंपोजिशंस उर्दू में बिल्कुल नहीं है, उसके सारे कंपोजिशंस पर्शियन में हुआ करते हैं। तो तीसरा भी गलत है। तो पहला सही है, बाकी दोनों गलत होते हैं। ही लिव्ड इन द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी मेनली, कहा जाता है उसने 8 दिल्ली सुल्तानों का समय देखा था। सल्तनत के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट अगर कल्चर की कंट्रीब्यूशन का माना जाता है, चाहे लिटरेचर हो, चाहे वो संगीत वगैरह हो, म्यूज़िक वगैरह हो, उसमें बहुत योगदान अमीर खुसरो का होता है। Consider the following statements about an account of India given by a foreign traveler अल-ब्रूनी। अल-ब्रूनी के ने भारत के बारे में अकाउंट दिया है, उसके बारे में आपके पास 4 स्टेटमेंट हैं। His account about India is based on Arabic translations of Sanskrit works only। उसके जो भी भारत के बारे में उसने लिखा है, किताबुल हिंद वगैरह में लिखा है, उसका जो भी अकाउंट है वो भारत में जो ट्रांसलेशंस भारतीय किताबों के हुए थे उस पे बेस करके लिखा है। पहला, he learned Sanskrit and cited passages from philosophical texts like the Bhagavad Gita, Manusmriti and Vedas and Puran। उसने संस्कृत लर्न की है और अपने जो भी लेख लिखता है उसमें वो इन किताबों का भी उल्लेख करता है, इनके पैसेजेस का भी उल्लेख करता है। इन हिज अकाउंट ही स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ वर्ण सिस्टम। वो भारत के समाज की बात करता है और वर्ण सिस्टम के बारे में भी बताता है। हिज राइटिंग्स आर फाउंड इन अरेबिक एज वेल इन संस्कृत। उसकी राइटिंग संस्कृत में भी है, अरेबिक में भी है। अब इनमें से कौन सा सही है, ये क्वेश्चन अगर आपने ठीक से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है कि उसके अकाउंट सिर्फ अरेबिक ट्रांसलेशंस पे ही आधारित है, ये गलत है। उसने संस्कृत भी सीखी है, ट्रांसलेशंस तो उसने लिए ही है अपने रेफरेंस के लिए, लेकिन संस्कृत भी सीखी है और अपने राइटिंग्स में वो इन सभी किताबों का, मनुस्मृति का, वेदास का, पुराण का, भगवद गीता का उल्लेख करता है। संस्कृत जो उसके जिन ब्राह्मण स्कॉलर्स के साथ वो रहता था उससे उसने संस्कृत सीखी थी। अपनी यहाँ वो भारतीय समाज की बात भी करता है, चाहे वो मैगस्थनीज हो, चाहे अल-ब्रूनी हो, इब्न बतूता हो, ये सब भारतीय समाज की बात अपने लेखों में करते हैं। ये भी करता है, इस तरीके से व्यवस्था शुरू होती है। उसकी राइटिंग संस्कृत में भी है, अरेबिक में भी है। उसने भारतीयों के लिए यूक्लिड की जो किताब हुआ करती है उसको उसने बाकायदा संस्कृत में ट्रांसलेट किया है, तो उसने संस्कृत को भी पढ़ा था। तो दूसरा, तीसरा, चौथा सही हो जाते हैं, पहला गलत है। तो इसका आंसर हो जाता है 2, 3 एंड 4, डी इज द आंसर। बहुत यूजफुल क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से हेल्प करने वाले हैं आपको। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बुक्स एंड देयर लैंग्वेजेस। किताबुल हिंद, रहला, नूह सिफिर। अब इनका मैच करना है कौन सी किस भाषा में है। किताबुल हिंद अल-ब्रूनी की किताब है, फारसी में नहीं है, अरबी में है, ये अरबी भाषा में है, अरेबिक में है। रहला ये इब्न बतूता की किताब है, किताबुल रहला, द अकाउंट ऑफ माई ट्रेवल्स इन इंडिया। भारत में मेरे जो यहाँ पर मेरी ट्रेवल्स हैं उनका ये अकाउंट है। रहला ये अरेबिक में है, इब्न बतूता की किताब है। नूह सिफिर बताया मैंने आपको, फारसी की किताब है, उर्दू की नहीं है। 9 आसमान ये लिखता है, भारत की प्रशंसा करता है इसमें अमीर खुसरो। तो इसमें मैचिंग को देखें तो ये तीसरी गलत है, पहली गलत है, रहला ही सही है, किताबुल रहला। और रहला ट्रेवलॉग, अकाउंट ऑफ माई ट्रेवल्स इन इंडिया लिखता है इब्न बतूता, जो मोहम्मद तुगलक के समय भारत आता है। तो ये दूसरा सही हो जाता है, बाकी गलत है। इन हिज अकाउंट अबाउट इंडिया, फॉरेन ट्रेवलर इब्न बतूता टॉक्स अबाउट पोस्टल सिस्टम, पान, बीटल लीव्स कल्टीवेशन, अनसेफ रोड्स एंड एन इवेंट ऑफ सती। भारत के बारे में अकाउंट लिखता है, ट्रैवल करता है और वो भारत के बारे में बताता है। तो पोस्टल सिस्टम के बारे में बताता है, बिल्कुल सही है। वो बताता है इस तरीके से भारत की डाक व्यवस्था चलती है, घोड़ों पर भी डाक जाती है, कुछ लोग उलुक एंड दवा सिस्टम वो कहता है, इस तरीके से यहाँ पर डाक व्यवस्था चलती है। उसने ये भी बोला है कि मैंने यहाँ पर एक ग्रीन लीफ कल्टीवेशन करते हैं, इस तरीके से पान कल्टीवेट किया जाता है। यहाँ के लोगों की जो ईटिंग सिस्टम है उसमें भी वो एक they take a green leaf and put some lime over it and certain nuts are put over them and they consume it on a daily basis। ये भी वो लिखता है, पान कल्टीवेशन के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पर रोड्स सेफ नहीं है, वो कहता है यहाँ पर रोड्स सेफ नहीं है, यहाँ अनसेफ रोड्स के बारे में भी बात करता है।
और सती होते हुए भी उसने देखा है, सती के बारे में भी बात करता है। तो चारों ही इब्न बतूता के अकाउंट में भारत के बारे में मिल जाते हैं। तो चारों ही सही है जहाँ तक इब्न बतूता के अकाउंट की बात है। इन द medieval architecture, which of the following construct was used to convert a square base into the circular one for resting the dome? अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है। मेडिवल आर्किटेक्चर में इनमें से कौन सा एक फीचर है जो समझ लीजिए स्क्वायर बेस बनेगा, इसके ऊपर राउंड डोम कैसे आएगा? या तो राउंड स्ट्रक्चर बनाया जाए, राउंड डोम कैसे आएगा? इसमें कौन सा फीचर है? वो बाटर है, स्लोपिंग वॉल्स हो जाता है, स्क्विंचेस है, फीनियल है या ब्रैकेट्स है। तो ये समझ लीजिए जब स्क्वायर वॉल बनाई जाती थी तो इस पे जो इस तरीके से ये स्टोन का जो ये सपोर्ट मिल जाता था, इस तरीके से समझ लीजिए आप, ये इस तरीके से एक बना देंगे, इसको कॉर्नर्स पे लगा दिया करते थे ताकि स्क्वायर्स पे लगा देंगे तो ये राउंड हो जाएगा, इसके ऊपर डोम रेस्ट कर जाया करता था। इसे स्क्विंचेस कहते हैं। ये इल्तुतमिश के समय शुरू हुआ था, इसे स्क्विंच कहते हैं। यहाँ पर एक कॉर्नर में बना दिया जाता था इस तरीके से पत्थर का अटैचमेंट और इस तरीके से उस पर डोम रेस्ट कर जाता था, इसे स्क्विंचेस कहते हैं। ये मेडिवल पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है आर्किटेक्चर का। आप देखेंगे उस समय के स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो आपको स्क्विंचेस कॉर्नर्स में लगे मिल जाएंगे जो उस स्क्वायर शेप को राउंड शेप दे देते हैं। दिस इज कॉल्ड स्क्विंचेस। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेडिवल आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आपको मैंने समझाए। होप दीज क्वेश्चंस आर यूजफुल फॉर यू। इनको आप देखेंगे, पीछे के वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन आई रिपीट, प्लीज़ सपोर्ट प्रेप-ऑन IAS। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।